तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो माइनर एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर रोके थे हम। ठीक है जी। अ माइनर कैन नेवर बी अ डायरेक्टर ऑफ एनी जॉइंट स्टॉक कंपनी इन केस ऑफ नीड इवन ही बिकम शेयर होल्डर देन ही विल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस। यानी कि अगर वो बन भी जाता है शेयर होल्डर तो वो किसी भी किस्म के नुकसान का जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा माइनर एंड बेलमेंट। अब ये माइनर और बेलमेंट की जो हेडिंग है, माइनर और बेलमेंट की हेडिंग समझने के लिए माइनर और बेलमेंट की हेडिंग समझने के लिए आपको पहले बेलमेंट समझना होगा। बेलमेंट क्या होगा? बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। यानी बेलमेंट क्या होता है? एक सामान जब एक बंदा दूसरे बंदे को देता है किसी भी क्या चला गया, किसी भी एक खास मकसद के लिए अगर सामान दिया जाए, अगर किसी भी खास मकसद के लिए एक बंदा दूसरे बंदे को सामान देता है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है? वो बेलमेंट कहलाता है। मिसाल के तौर पर किसी मकसद के लिए सामान आप कैसे देंगे कि आपका मोबाइल एक खराब हो गया और मोबाइल जो आपका खराब हुआ आपने वो सही करने के लिए एक मोबाइल रिपेयर वाले को दिया। तो आपने जो अपना मोबाइल रिपेयर वाले को दिया सही करने के लिए दिया ना, तो आपका मोबाइल क्या होगा? डिलीवर हो गया फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मालिक जो था मोबाइल का उसने एक दूसरे बंदे को वो मोबाइल हैंड ओवर कर दिया, लेकिन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एक खास मकसद के लिए किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उसको सही करना था, रिपेयर करना था। सही है जी। अच्छा, तो बात यह है कि इसी तरह गाड़ी एक मैकेनिक को दी जाती है। गाड़ी इसी तरह मैकेनिक को दी जाती है, ठीक है ना। अब गाड़ी जब मैकेनिक को दी जाती है तो वो भी हैंड ओवर कर दी जाती है, सही होने के बाद उससे वापस ले ली जाती है। तो ये बात भी इसमें बताई गई। तो माइनर एंड बेलमेंट के ऊपर हमने बात कर ली। बेलमेंट आपको समझ में आ गया? बेलमेंट किसी भी बंदे को सामान देते हैं किसी खास मकसद के लिए। अच्छा, कपड़े देते हैं दर्जी को, वो भी बेलमेंट कहलाता है। तो ये बेलमेंट होती है विद रिवॉर्ड। यानी जब आप ये बेल एक सामान आप दे देते हैं, हैंड ओवर कर देते हैं, इसका एक मकसद होता है और वो मकसद जब तक पूरा नहीं हो जाता आप वो सिलसिला जारी रखते हैं। लेकिन अब कंडीशन नंबर 2 हो जाती है, हमेशा बेलमेंट ऐसी नहीं होती जिसके अंदर आपको पैसे दिए जाएं। यानी कि दर्जी दर्जी अगर कपड़े सिएगा तो आपको उसको पैसे देने होंगे, मैकेनिक गाड़ी ठीक करेगा आपको उसको पैसे देने होंगे। लेकिन इसी तरह बेलमेंट एक ऐसी भी होती है जो विदाउट रिवॉर्ड होती है। विदाउट रिवॉर्ड जो बेलमेंट होती है वो उसमें क्या होता है? विदाउट रिवॉर्ड बेलमेंट में क्या होता है? सेफ कस्टडी के लिए, मिसाल के तौर पर मैंने कुछ परिंदे पाले हुए हैं और मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रे पर जा रहा हूँ। अब मैंने पड़ोसी को कहा यार हम उम्रे पर जा रहे हैं, इन परिंदों का हमारी गैर मौजूदगी में ख्याल रखना, सवाब आपको मिलेगा। सवाब के गर्ज से उसने क्या किया? मेरे परिंदों का ख्याल रखा। तो वो भी बेलमेंट है, उसके अंदर उसको कुछ पैसे तो नहीं देंगे हम, लेकिन की बेलमेंट विदाउट रिवॉर्ड है, सेफ कस्टडी के लिए, किसी भी चीज की हिफाजत के लिए। इसी तरह क्या होता है? जेवर हमने किसी रिश्तेदार के रख दिया, हम जा रहे हैं जेवर हमने किसी रिश्तेदार के रख दिया, तो इस तरह की चीजें भी जो है वो इसके अंदर शामिल होती हैं, ठीक है ना। तो लिखना शुरू करते हैं। अ माइनर, अच्छा गिरवी रखना ये नहीं होता, गिरवी रखना कुछ और होता है। गिरवी रखा जाता है जमानत के तौर पर, ठीक है जी। और बेलमेंट जो होती है, बेलमेंट होती है सिर्फ एक सेफ कस्टडी के लिए या काम करवाने के लिए। गिरवी रखा जाता है उधार लेने के लिए जमानत के तौर पर, तो ये गिरवी नहीं है। गिरवी कुछ और होता है, बेलमेंट कुछ और चीज है, ठीक है जी। इसको रहन कहते हैं, रहन उर्दू में। अच्छा जी, तो बेलमेंट is the delivery of goods from one person to another
Bailment is a delivery of goods from one person to another upon a contract that, they should, when they should, when the purpose is accomplished, will return the same or disposed of as per the direction of the person delivering them. ये तो हो गई बात बेलमेंट की। बेलमेंट क्या होता है, ठीक है ना। एक बंदे से दूसरे बंदे को सामान डिलीवर किया जाता है अपॉन स्पेसिफिक पर्पस, एक खास मकसद के लिए। जैसे ही वो मकसद पूरा होता है हम उसको वापसी हैंड ओवर कर देते हैं। अ माइनर कैन a minor can never be a Bailey unless all the responsibilities are borne by the bailer himself। ठीक है जी। तो हमने लिखा कि बेलमेंट क्या होता है। बेलमेंट आपने सुन लिया, ये सामान एक बंदा दूसरे बंदे को देता है। उसका मकसद क्या होता है, उसके मकसद दो हो सकते हैं। या तो उसका मकसद है सेफ कस्टडी, या तो उसका मकसद है कोई पर्पस के उसको ठीक कराना है, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वर्क है, इस तरह की कोई चीज। इसके बाद हम लिख रहे हैं अ माइनर कैन नेवर बी अ बेली। एक यानी कि माइनर ऐसा बंदा कभी भी नहीं हो सकता, माइनर जो है कभी भी ऐसा बंदा नहीं हो सकता जो कि सामान को क्या करे, रिसीव करे और अपने पास रखे। ठीक है। अच्छा, कब तक नहीं आप माइनर को सामान का अमानतदार नहीं बना सकते, उसके पास सामान आप सेफ कस्टडी के लिए नहीं रख सकते। कब तक आप नहीं रख सकते, आप जब तक वो सामान नहीं रख सकते उसके पास, जब तक सारी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ना ले लें। अगर आप अपने ऊपर ही सारी जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उसके पास अपनी दुनिया जहां की चीजें रखवा दें। अगर वो गुम कर देता है तो आप ही जिम्मेदार उसके होंगे। ठीक है ना। अब बेलर कौन है और बेली कौन है, देखें जी। ये लफ्ज नजर आ रहा है आपको बेली, और ये लफ्ज नजर आ रहा है आपको बेलर। बेली सामान रखने वाला और बेलर सामान देने वाला। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये मेरा मोबाइल खराब हो गया है, ये मैंने मोबाइल सही करवाना, तो मैंने मोबाइल आपको दिया, आप मोबाइल रिपेयर करने वाले हैं, तो मैं ये मोबाइल आपको दे रहा हूँ। अगर मैं आपको ये मोबाइल दे रहा हूँ तो मैं कौन हूँ, मैं बेलर हूँ, और आप ये मोबाइल रिसीव कर रहे हैं। आप ये मोबाइल रिसीव कर रहे हैं सही करने के लिए, तो आप कौन हो जाएंगे, आप बेली हो जाएंगे। तो रिसीव करने वाला बेली और देने वाला कौन होगा, वो बेलर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो बात ये है कि बेलर और बेली का रिश्ता बड़ा अहम होता है। बेलर सामान देने वाला, बेली सामान रिसीव करने वाला। और बेली की जिम्मेदारी काफी ज्यादा होती हैं। यानी कि बेलर जब बेली को सामान दे रहा होता है तो ये इस उम्मीद से दे रहा होता है कि जिस तरीके से मैं सामान दे रहा हूँ, जिस उम्मीद से मैं सामान दे रहा हूँ, जिस काम के लिए मैं ये सामान दे रहा हूँ, वो काम हो जाएगा और मुझे ये सामान मेरा सही सलामत वापसी मिल जाएगा। इस बुनियाद पर वो बंदा सामान दे रहा होता है। ठीक है जी। लेकिन अब एक माइनर को अगर एक बच्चे के पास सब सामान रखवा रहे हैं, तो बच्चा अगर वो सामान को खराब कर देता है, तोड़ देता है, अब उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे कि आपने बच्चे के पास सामान रखवाया क्यों। ये बात, आपको बच्चे के पास
सामान रखवाना ही नहीं चाहिए था बेसिकली, क्योंकि आपने सामान बच्चे के पास रखवाया तो जिम्मेदारी भी किसकी हो जाएगी? आपकी, तमाम जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। सही है जी। तो यहाँ पर ये सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। ज़रा मुझे कोई बताएगा कितने पेजेस में ये सवाल आया, ताकि हम उसी हिसाब से आगे का सोचें। 8 नंबर का ये सवाल है बेसिकली। मिनिमम 2 पेजेस पे होना चाहिए, 2 से ऊपर अगर चला जाए तो बहुत बेहतर है। अच्छा जी, ओके, 3 अगर 3 पर चला गया है तो इट्स गुड इनफ, ठीक है, बिल्कुल ओके वाली बात है। तो यहाँ पर हम इस सवाल को ख़त्म करते हैं। अब हम अगला सवाल हम शुरू करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो हमने सवाल एंड किया है, ये इसका ब्रेकर गिर गया है, किसी से बोलना जो भी हो तो ब्रेकर उठा दो, ठीक है? कोई तो होगा, हसन, जो भी समय। अच्छा, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हम कौन सा करने वाले हैं? देखें, अब यहाँ पर क्योंकि एक सवाल कंप्लीट हुआ है तो मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा, अभी तक हमने क्या किया है। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसके पास सारी डिटेल ना हो, इसलिए मैं बताना चाहूँगा। देखें, हमने ये बात है आज से कुछ अरसे पहले की, जब हमारी और आपकी एक जगह पर मुलाकात हुई, क्लासरूम के अंदर हम मिले और हमने वहाँ पे एक दूसरे का इंट्रोडक्शन के बाद क्लास लेना शुरू कर। मैंने आप लोगों को बताया कि लॉ का मैंने आपको पूरा सिलेबस बताया, पेपर पैटर्न बताया, सेक्शन ए बताया, सेक्शन बी बताया, ठीक है जी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो है लॉ में इतने चैप्टर, इसमें इतने चैप्टर। फिर हम आ गए किस चीज़ पर? हम आ गए पहले चैप्टर पे, कॉन्ट्रैक्ट का जो चैप्टर था। कॉन्ट्रैक्ट का पहला चैप्टर हमने किया, उसके अंदर हमने एसेंशियल्स पढ़े। एसेंशियल्स के बाद हमने उसकी काइंड्स पढ़ी, और काइंड्स के बाद हम चले गए, अल्लाह भला करे, काइंड्स के बाद हम ऑफर पे चले गए। हमने ऑफर पढ़ा, ऑफर की फिर हमने एक्सेप्टेंस पढ़ा, एक्सेप्टेंस के बाद हम कंसिडरेशन पर गए, हमने कंसिडरेशन पढ़ा। कंसिडरेशन के बाद हम कैपेसिटी और पार्टीज पर आ गए थे, जो कि इस वक्त हम पढ़ रहे थे, ठीक है ना। अब हम जा रहे हैं अपने अगले चैप्टर की जानिब, ठीक है ना। जितना सारा हमने मटेरियल अलहमदुलिल्लाह कवर कर लिया है। तो बात ये कि सिलेबस ही हमारा इतना सारा, आने वाले दिनों में कम्युनिकेशन 2 दिन हो जाएगी, लॉ फिलहाल ईडीपी, लॉ और ईडीपी 2 दिन चल रहा है, बाद में मैनेजमेंट एंड बाकी जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ उसके ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे। खैर, आगे बढ़ाते हैं। द क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हम पढ़ेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है, चैप्टर का नाम लिखता हूँ, फ्रेश पेज पे होना चाहिए ना, फ्रेश पेज आ गया। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडेमनिटी एंड गारंटी, ठीक है ना। इंडेमनिटी एंड गारंटी क्या होता है, ये हमारे चैप्टर का नाम है बेसिकली। पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंडेमनिटी क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि गारंटी क्या है। इंडेमनिटी कहते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है हिम्मत दिलाने के लिए। अगर किसी के अंदर हिम्मत कम है तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हिम्मत दिलाने के लिए। सामने वाले से जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सामने वाले की हिम्मत बन जाती है, और सामने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं एक काम शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे उस काम में ये फील हो रहा है कि अगर मैं ये कारोबार स्टार्ट करता हूँ तो हो सकता है इस कारोबार में मुझे नुकसान भी हो जाए। तो क्योंकि उस कारोबार में नुकसान होने का खतरा है, तो मैंने क्या किया, उस कारोबार में नुकसान होने के खतरे के पेश नज़र मैंने वो कारोबार स्टार्ट नहीं किया। यानी कि हो सकता है वो कारोबार बहुत अच्छा होता और मुझे बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट दे जाता, लेकिन फिर भी मैंने वो कारोबार स्टार्ट नहीं किया खौफ की वजह से, ठीक है जी। तो मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि दुनिया के अंदर 98% लोग जो है वो नौकरी करते हैं। दुनिया के अंदर 98% लोग नौकरी करते हैं और सिर्फ 2% लोग कारोबार करते हैं। 2% कारोबार जो लोग करते हैं वो लोग होते हैं जो ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार होते हैं, नुकसान करने के लिए आमादा हो जाते हैं। नुकसान भी हो सकता है, ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं।
और इनकी खतरा मोल लेने की ताकत, ये रिस्क बर्दाश्त करने की ताकत उन्हें हाकिम बनाकर खड़ा कर देती है। और बाकी जो 98% दुनिया की आवाम है वो उन 2% लोगों के महकूम बनकर रह जाते हैं। सही है। अच्छा, तो 2% लोग वो होते हैं जो कारोबार करते हैं। अब बात यह है कि इन 2% कारोबारी हजरात की वजह से ही 98% लोगों का घर भी चल रहा होता है। यही वजह है कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर एक बिजनेसमैन जो होता है उसको बहुत ज़्यादा जो इज्जत अफजाई उसकी होती है, बहुत ज़्यादा उसको इज्जत दी जाती है, बहुत ज़्यादा उसका एहतराम किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक बिजनेसमैन की वजह से जितने भी लोगों को उस बिजनेसमैन ने नौकरियां दी हुई होती हैं, उन तमाम के घरों का चूल्हा उस एक बिजनेसमैन की वजह से जल रहा होता है। तो बिजनेसमैन की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। तो अगर हम अपने मुल्क के हालात बेहतर करना चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, तो हमें क्या करना होगा? अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, तो हमें अपने मुल्क के अंदर बढ़ाने होंगे बिजनेसमैन। अगर हमारे मुल्क में बिजनेसमैन बढ़ते हैं, जब बिजनेसमैन बढ़ेंगे तो फैक्ट्रीज बढ़ेंगी, जब फैक्ट्रीज बढ़ेंगी तो रोजगार बढ़ेगा, और जब रोजगार बढ़ेगा तो हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे, ऐसे हालात हो जाएंगे जैसे हम चाहते हैं। ठीक है जी। तो अब अगर कोई मतलब कारोबार करना चाहता है लेकिन उसको खतरा है और खतरे के डर से वो कारोबार नहीं कर रहा है, तो एक हम कंपनी बनाते हैं जो कि इंडेमनिटी लेती है। वो इंडेमनिटी क्या रहती है कि आप ये कारोबार शुरू करें, अगर आपको नुकसान हो जाता है तो हम ये नुकसान आपका भर देंगे, हम ये सारा नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार हो जाएंगे। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि सर, कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसी कौन सी कंपनी हो सकती है जो सारा का सारा नुकसान खुद बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाए? तो बेटा, बिल्कुल ऐसी बहुत सारी कंपनी मौजूद हैं जो खुद नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाती हैं। सही है। अब सवाल ये, उनको क्या मिलेगा? वो इंडेमनिटी जब लेते हैं तो उसके इंडेमनिटी के चार्जेस लेते हैं, जो बहुत ही माइनर चार्जेस होते हैं। मिसाल के तौर पर 50 लाख के नुकसान के बजाय सिर्फ आपको 50,000 रुपये देने होंगे। तो भाई 50 लाख का अगर खतरा है तो, और सिर्फ 50,000 रुपये में वो खतरा मेरे सर से टल रहा है, तो मैं क्या करूंगा? डेफिनेटली मैं जो है वो खर्च वो बर्दाश्त करने को तैयार हो जाऊंगा। मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि सिर्फ अगर इतने कम पैसों के अंदर अगर मतलब फायदा हो रहा है तो फिर सही है। मैं 50,000 रुपये करके और मैं खतरा लेता हूँ, क्योंकि फायदा तो उसमें बहुत ज्यादा होगा। अगर मेरा कारोबार चल जाता है और अगर मुझे कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होता है, तो ये तो मेरे लिए बड़ा बेहतरीन कारोबार साबित हो सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए वो क्या करते हैं, इंडेमनिटी लेते हैं। अब इंडेमनिटी में क्या होगा? मिसाल के तौर पर मैं कपड़े का कारोबार शुरू कर रहा हूँ। वैसे तो पता नहीं, आप लोगों को पता नहीं कि रेडीमेड गारमेंट्स का एक बिजनेस मैं ओन करता हूँ। ठीक है ना? तो अब लेट्स सपोज हमने कारोबार शुरू किया है। इस कारोबार के अंदर एक दुकान हमने ली, एक हम रेडीमेड गारमेंट्स का एक आउटलेट हमने बना लिया। अब वहाँ पे रेडीमेड गारमेंट्स का वो आउटलेट जो है वो चल रहा है। ठीक है ना? अब मुझे खतरा ये है कि वो डकैती ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, कोई आग ना लग जाए, कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए और मेरा जो है ना वो सारा कपड़ा डूब जाए। अच्छा, ये भी मेरी दुकान पर कोई लोग ना आए, खरीदार ना आए मेरी दुकान पर। अब इतने सारे मुझे इसके खतरात लाहक हो सकते। अब इन तमाम खतरात के पेश नज़र मैंने क्या किया? मैंने उसका करवा लिया इंश्योरेंस। अब आए होगी आपके पास समझ में? इंश्योरेंस करवा लिया। अब जब मैंने उसका इंश्योरेंस करवा लिया, तो मेरा इंश्योरेंस करवाने की, इंश्योरेंस में क्या, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि भाई आपको नुकसान होगा, हम देंगे। अब उसमें ये लिखा होता है कि अगर आपका जो कपड़े की दुकान है, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी उन लोगों के साथ साइन किया, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई अगर आपको नुकसान होता है, अगर आपकी चोरी हो जाती है, उस चोरी में जो भी नुकसान होगा हम आपको देंगे। डकैती हो जाती है, डकैती में जो भी नुकसान होगा हम आपको देंगे। कपड़ों को आग लग जाती है, आग लगने की वजह से जितना भी नुकसान होगा हम आपको देंगे। ठीक है जी? शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई या वट एवर, आपकी दुकान नहीं चल रही, आपको कारोबार में नुकसान हो गया, बताओ, इसकी भी वो गारंटी लेते हैं और उसकी भी वो इंडेमनिटी लेते हैं। और वो अगर आपको कारोबार में नुकसान होता है तो वो सारा नुकसान बर्दाश्त करने को तैयार होते हैं, एक मामूली से प्रीमियम की वजह से। तो इंश्योरेंस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ठीक है ना? अब आपके जहन में एक सवाल आएगा, सवाल ये आएगा कि वो नुकसान होगा तो वो नुकसान हमारा बर्दाश्त करेंगे। तो एक मामूली से तो मामूली से
जो है ना नुकसान, मामूली से प्रीमियम के चक्कर में वो इतना नुकसान कैसे बर्दाश्त करती हैं। अब मैं उसको आपको तरीका बताता हूँ। होता ये है कि लेट्स सपोज मेरी कंपनी है वसी इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अब वसी इंश्योरेंस प्राइवेट कंपनी जो है लिमिटेड, उसमें आप अपने कारोबार करवा रहे हैं। अब आपने करवाया भाई चोरी डकैती का खतरा है तो आप इसको इंश्योरेंस कर दें। अब मैंने इसका इंश्योरेंस कर दिया, प्रीमियम बना 50,000। मैंने 100 कंपनीज का इंश्योरेंस किया। जब मैंने 100 कंपनीज का इंश्योरेंस किया या 1,000 कंपनीज का इंश्योरेंस किया, चले वैसे तो ये 1 लाख और करोड़ों में बात जाती है, लाखों में कोई एक जाकर जो है ना लुटता है, बर्बाद होता है। मैंने 1,000 जो है लोगों का इंश्योरेंस किया। 1,000 को अगर आप 50,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1,000 को अगर 50,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बात करोड़ों में चली जाएगी। अब नुकसान हो गया लेट सपोज एक का, तो मैंने उस एक को 25 लाख 20 लाख जो भी उसका नुकसान हुआ मैंने वो अदा कर दिया। और इस तरह क्या हुआ कि बाकी मुझे प्रॉफिट हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा प्रॉफिट में रहती है, क्योंकि ढेरों लोग उनके पास जाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, और उन ढेरों 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 लोगों में से कोई एक आध जाकर निकलता है, कोई एक आध जाकर निकलता है जिसे नुकसान असल में हो जाता है। सही। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडेमनिटी। आई होप इंडेमनिटी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इंडेमनिटी अब दुनिया में सबसे ज्यादा जो है इंश्योरेंस का काम चल रहा है इस वक्त। और इंश्योरेंस जो है ना दो तरह का होता है। इंश्योरेंस होता है लाइफ इंश्योरेंस और एक होता है बिजनेस इंश्योरेंस। अच्छा, लाइफ इंश्योरेंस जो है इतने ज्यादा लोग नहीं करवाते। अब अगर कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप में के आपका या आपके घर वालों में से किसी का लाइफ इंश्योरेंस हुआ हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, मेजोरिटी का तो जैसा कि मैंने आपको बताया इंश्योरेंस नहीं होता। जबकि बिजनेस इंश्योरेंस जो है ना कानून के अंदर है। यानी आप ना चाहते हुए भी आपको अपने बिजनेस का इंश्योरेंस कराना होगा। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं होता। क्योंकि कोई और चारा नहीं है, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आप मजबूर हो गए कि आपको इंश्योरेंस करवाना है। मिसाल के तौर पर वो तमाम बिजनेसमैन जो कि किसी न किसी बैंक से कारोबार कर रहे होते हैं, बैंक से लोन लेकर अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट उन्होंने कर दिया है। अब उनके लिए ये लाजमी हो जाता है कि वो जो है इंश्योरेंस करवाएं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रेगुलेशन है कि वो बंदा जो किसी भी कंपनी के थ्रू चल रहा है और लोन लिया हुआ है उसने बैंक से, उसके लिए लाजमी है कि वो इंश्योरेंस करवाए बिजनेस का। तो इस तरह क्या हो गया, मेजोरिटी तकरीबन 80% कहा जा सकता है कि कारोबार बैंक से लोन लेकर कर रहे होते हैं। तो अभी 80% कारोबार तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंश्योर्ड हो गया। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ उन कारोबारों के बारे में जिन्होंने लोन जो है नहीं लिया हुआ लेकिन फिर भी उनको इंश्योरेंस बिजनेस का करवाना पड़ता है। दे आर अबाउट एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। आपको पता है कोई भी चीज जो पाकिस्तान से दूसरी जगह पर जा रही है, पाकिस्तान से अगर कोई भी चीज किसी दूसरी जगह पर जा रही है तो उसका भी इंश्योरेंस लाजमी है। ठीक है ना? यानी कि कोई भी चीज अगर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाती है उसका क्या होता है, उसका इंश्योरेंस होता है। सही है ना? तो ये भी बिजनेस इंश्योरेंस में आ जाता है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, मिसाल के तौर पर आज से कुछ साल पहले कराची पोर्ट पर जो है एक बहुत बड़ा तेल का जो जहाज था वो डूब गया था। अब जो तेल का जहाज होगा उसमें अरबों रुपए का तेल मौजूद था। अब अरबों रुपए का जो तेल उसके अंदर मौजूद था उसका इंश्योरेंस हुआ हुआ था। अब क्योंकि उसका इंश्योरेंस हुआ हुआ था, सिर्फ इस इंश्योरेंस होने की वजह से, सिर्फ उसके इंश्योरेंस होने की वजह से ये पॉसिबल हुआ कि वो सारा का सारा नुकसान जो था, जिस कंपनी का वो तेल था उनका वो रिकवर हो गया और वो नुकसान बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी का हो गया। इस तरह वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो गिरा था वो भी इंश्योर्ड था और उसमें जो है वो कंपनी को नुकसान नहीं हुआ। जितने भी पानी में जहाज डूबते हैं सबका सब इंश्योरेंस हुआ होता है। लेकिन अभी रिसेंटली वो रॉकेट मारे थे ईरान के जहाज पे तो वो इंश्योरेंस हुआ होता, तो इसलिए ईरान का नुकसान नहीं हुआ और वो सारा का सारा रिकवर हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं जहाज में सफर करने वाले, एयरपोर्ट में जहाज में सफर करते हैं। आपको पता है कितने ज़ायरीन उम्रे पे जाते हैं, ईरान इराक ज़ियारतों पे जाते हैं, बिजनेस के घर से इधर से उधर से उधर जाते हैं। टूरिज्म कितना ज़्यादा है, लोग यहाँ से वहाँ जो है वो घूमने फिरने ऐश करने जाते हैं। जितने भी जहाज की जितनी भी फ्लाइट्स होती हैं, आप अगर सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं,
आपको नजर आएगा कितने जहाज इस वक्त हवा में मौजूद हैं और वो कहां से कहां जा रहे हैं। ढेरों जहाज जो हैं वो होते हैं हर वक्त आसमान में, और हर जहाज में हर बंदे का बेसिकली इंश्योरेंस हुआ हुआ होता है। तो ये यहाँ पर भी बात आ गई कि इंश्योरेंस जो है कितना ज़्यादा इंश्योरेंस, इंडेमनिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है और इसका हमारी जिंदगियों के अंदर एक बड़ा गहरा किरदार है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि इंश्योरेंस या इंडेमनिटी ने क्या कर दिया, इंडेमनिटी के जरिए कारोबार करना आसान हो गया। सही है जी, क्योंकि रिस्क आपका कम हो गया। और जबकि इंश्योरेंस कंपनी जो कि रिस्क बर्दाश्त करती है, खतरा बर्दाश्त करती है, उसको भी नुकसान नहीं होता। उसको नुकसान इसलिए नहीं होता क्योंकि वो ढेरों हजारों कंपनीज का कर रहे होते हैं इंश्योरेंस, और कोई ना कोई जाकर जो है ना, कोई ना कोई ऐसा होता है जो नुकसान होता है। नहीं तो मेजोरिटी 99.9% जो है नुकसान उनको बर्दाश्त नहीं करना होता। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पर आ गई। अच्छा, अब हम बात आगे बढ़ाते हैं अपनी, और अब हम जो बात करेंगे, अब हम बात करेंगे गारंटी की। गारंटी का भी इसी तरह बहुत गहरा किरदार होता है। ठीक है ना। अच्छा, अमूमन ये देखा जाता है, अमूमन ये देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कारोबार के बेहतरीन बेहतरीन आइडियाज होते हैं, कारोबार के बेहतरीन बेहतरीन आइडियाज होते हैं, लेकिन बेहतर से बेहतर आइडियाज होने के बावजूद, बेहतर से बेहतर आइडियाज होने के बावजूद उनके पास पैसे नहीं होते कारोबार करने के लिए, गरीब होते हैं। अब उन गरीबों का क्या करें, आइडियाज उनके पास अच्छे हैं। अब इसी तरह इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने एहसास प्रोग्राम के तहत ऐसे लोगों को जिनके पास बेहतरीन आइडिया है, उनके आइडियाज को एनालाइज करने के लिए एक कमेटी बनाई है, और उस कमेटी को मैं ट्रेन किया गया स्टेट बैंक के अंदर। तो मैं बताते खुद उस टीम का हिस्सा था जिनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। 2 दिन हमें स्टेट बैंक रखा गया, सुबह से शाम तक हमें बताया गया इस तरीके से आप जो है जो आपके पास आएंगे प्रपोजल बिजनेस के, इस तरीके से एनालाइज करेंगे, इस तरीके से एनालाइज करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हमें ट्रेन किया गया बाकायदा। फिर प्रपोजल जो है हमने उनको एनालाइज करना भी हमने शुरू किया। अच्छा, तो होता क्या है, प्रपोजल हमने एनालाइज भी कर लिया और हमें फील हुआ नहीं यार, ये बहुत ही अच्छा प्रपोजल है और इस बंदे को जरूर लोन मिलना चाहिए। फिर भी उसे लोन नहीं दिया जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास गारंटर होना चाहिए। कि लेट्स सपोज अगर वो 20 लाख रुपए लेकर हमसे कोई कारोबार नहीं करता और कहीं गायब हो जाता है, स्किप हो जाता है, कहीं आगे पीछे कहीं चला जाता है, तो हम ऐसे बंदे को कैसे टेकअप करेंगे, कैसे हम उस बंदे के पीछे जाएंगे, कैसे हम उस बंदे को पकड़ लेंगे? तो वी नीड अ गारंटर एंड द बोरोवर इटसेल्फ नीड अ गारंटर। बोरोवर को भी ना एक गारंटर की जरूरत होती है, एक ऐसा गारंटर जो कि उसकी गारंटी ले ले तो हम उसको लोन दे दें। तो बजाते यानी कि इनको अगर मैं इस बात को कंक्लूड करूं तो गारंटी बेसिकली क्या होता है? गारंटी एक ऐसा जरिया होता है जिसके जरिए हम गरीबों को भी उधार दे सकते हैं। देखिए, हर गरीब का कोई ना कोई अमीर तो जानने वाला होता है, और अगर गरीब का कैरेक्टर अच्छा हो तो कोई भी अमीर उसकी गारंटी लेने को तैयार हो जाएगा। ठीक है जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने 2 बंदों की गारंटी ली थी। 2 बंदों ने लोन लिया है जिनकी गारंटी पे मैंने साइन किया। अब मैंने उनकी गारंटी पे साइन क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है कि ये दो जो बंदे हैं ये कभी भी कोई डिफॉल्ट तो करेंगे नहीं। तो इन शॉर्ट, गारंटर कौन होता है? गारंटर वो बंदा होता है जो किसी की गारंटी ले रहा होता है। गारंटी क्यों ली जाती है? उधार देने के लिए। अगर किसी को कर्ज लेना है तो कोई उसका जमानतदार आएगा। जितने का उधार लिया जा रहा है, अगर 10 लाख रुपए का उधार लिया जा रहा है, तो कम से कम उस गारंटी लेने वाले की वर्थ जो होनी चाहिए वो कम से कम 20 लाख रुपए होनी चाहिए। यानी कि जितने की गारंटी वो लेने आ रहा है, अगर उससे डबल की उसकी वर्थ है तो हम उसकी गारंटी मान लेंगे और उसकी गारंटी मानकर हम उसे लोन दे देंगे। सही है जी। तो ये बात हो गई गारंटी के ऊपर। तो यहाँ पर रुककर अगर बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको मजीद आगे कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।